हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, दैट इज स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर ऑफ आईसीएसई केमिस्ट्री क्लास 10th। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो क्वेश्चन पेपर आपके पास आने वाला है उसका एक स्पेसिमेन सैंपल जो कि आईसीएसई ने रिलीज किया है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से आपको आंसर करना है। तो हम केवल सॉल्यूशन ही नहीं जानेंगे, हम पूरी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, हम पूरा एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द ट्रेंड इन मेटेलिक नेचर ऑफ मेटल्स एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आपको ऑलरेडी पता है जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो ये तो आपके फिंगर्स पे होना चाहिए। तो मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका हमेशा ध्यान रखिए, ये हमेशा इंक्रीज होता है। और लेफ्ट टू राइट ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, लेकिन टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, टॉप टू बॉटम पूछा जा रहा है, बॉटम टू टॉप नहीं पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज टेस्टेड विद द फॉलोइंग इंडिकेटर्स। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि आप जान सकते हो, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि आप जानते हो दैट इज MgOH होल ट्वाइस। ये होता है बेसिक यानी कि एल्कलाइन। तो बेसिक के साथ फिनोल्फथालीन टर्न्स कलरलेस टू पिंक, एकदम सही है। तो शायद आपको बाकी चेक करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन आप फिर भी चेक कर सकते हो। मिथाइल ऑरेंज रिमेन्स ऑरेंज, तो ये एकदम गलत है। मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाता है, यहाँ पे इसको टर्न कर देता है येलो में। देन फिनोल्फथालीन रिमेन्स कलरलेस, ये भी गलत है, ये एसिड में कलरलेस रहता है। और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स रेड, तो ये भी गलत है क्योंकि ये एसिड का वर्क होता है। तो ये सारे गलत होंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका केवल सही होगा। नेक्स्ट है आपके पास, द कंपाउंड विच इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन है, KCl ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है और वो हमेशा इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो ये भी गलत है। द करेक्ट ऑप्शन इज कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। और ये आपके पास CH3COH, ये भी गलत है। CH3COH वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और ये दोनों होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और CCl4 होता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, वो भी नॉन पोलर। तो इसकी वजह से ये क्या होगा, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये भी भले ही मॉलिक्यूलर है, ये भी भले ही मॉलिक्यूलर है, लेकिन ये क्या है, ये पोलर हैं। इस वजह से ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका आंसर होगा CCl4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ट्वाइस द वेपर डेंसिटी गिव्स। तो आपको पता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है वेपर डेंसिटी का डबल, तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। ध्यान रखिए, दिस इज मॉलिक्यूलर मास। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ध्यान रखिए, तो ये होता है आपका मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया मॉलिक्यूल। ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, तो आपको ऑलरेडी पता है नाइट्रोजन अमोनिया मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होता है। और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 2 5। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स में से जो आउटर मोस्ट शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 3 तो शेयर कर लेता है 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो बच गए कितने, बाकी बच गए, इन 5 में से 3 गए, तो कितने बचे हमारे पास, 2 बचे। तो वो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं। ध्यान रखिए, तो ये एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 लोन पेयर मत समझ लेना आप, ये 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो एक लोन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका एक पेयर बनता है। सो दिस इज कॉल्ड 1 लोन पेयर। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए आप बिल्कुल भी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं हमारे पास, दैट इज 1 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एलिमेंट्स विथ सिमिलर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड टेबल आर प्लेस्ड इन। तो एलिमेंट्स जिनके सिमिलर वैलेंस शेल होते हैं, ध्यान रखिए सिमिलर क्या होते हैं, वैलेंस शेल होते हैं इन पीरियोडिक टेबल। तो ध्यान रखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सिमिलर वैलेंस शेल के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो कहाँ रखे जाएंगे, इन सेम ग्रुप। सिमिलर वैलेंस शेल का मतलब क्या हुआ कि आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स में होते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, इसका होगा सेम ग्रुप। यहाँ पे सिमिलर वैलेंस शेल पूछा जा रहा है, मतलब आउटर मोस्ट शेल उनके एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गैस लिबरेटेड विद सोडियम सल्फाइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या फॉर्म करता है, तो देखिए कौन सी गैस लिबरेट होती है, तो आपको पता है H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोला है और Na2SO3 बोला है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट फॉर्म करेगा।
प्लस H2O फॉर्म करेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। आपको वैसे पहले ही पता चल जाना चाहिए कि सल्फाइड्स जो होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करते हैं और कार्बोनेट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली नहीं होगा, यहाँ पे होगा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थिकनेस ऑफ ए मेटल कोटिंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिपेंड्स ऑन। तो कितनी थिकनेस होगी, तो ये है ड्यूरेशन ऑफ करंट पास। जितनी देर तक आप करंट पास करते रहोगे उस पे डिपेंड करेगा कि कितना थिक डिपोजिशन होगा। जितनी देर तक पास करते रहोगे करंट, इसके ऊपर मेटल डिपॉजिट होता रहेगा तो उसकी थिकनेस बढ़ती रहेगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ करंट पासेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आयनिक बॉन्ड इज सीन इन। तो ऑब्वियसली मीथेन नहीं होगा, मीथेन में क्या होता है, यहां पे होता है 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। हाइड्रोजन ऑब्वियसली ये भी गलत होगा, यहाँ पे होता है 1 सिंगल बॉन्ड। अमोनिया बिल्कुल गलत है, यहाँ पे होते हैं 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा इसका, सोडियम ऑक्साइड। मेटल जहां पे होता है वहां पे जनरली आपको क्या मिलेगा, आयोनिक बॉन्ड मिलेगा, ना कि कोवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज C6H12O6। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बोला जा रहा है CH2O है। तो वैल्यू ऑफ N तो आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 6:12:6 ये रेशियो है और यहाँ पे दिया है 1:2:1। तो आप देख सकते हो, इससे डिवाइड करके देखिए तो दैट इज 6/1 या 12/2 या 6/1 आप कुछ भी कह सकते हो, दैट इज 6। वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगी 6, क्योंकि जब आप इसको कैंसिल कर रहे हो तो 6 से डिवाइड हो रहा है, तो वही 6 क्या होगा, n की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास when the electron is added in the valence shell। तो जब भी आप एक एटम है इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये चीज ध्यान रखिए, एनर्जी इज रिलीज। जो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है। इसी रिलीज एनर्जी को आप एक नाम से जानते हो, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान रखिए, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप ऑलरेडी जानते हो इस चीज को, दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ ऑल। सारे एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हम जानते हैं दैट इज फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द बॉन्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या फॉर्म होता है, तो आपको मैंने अभी बताया था कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनाता है, इट इज 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो केवल क्या होते हैं इसमें, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान रखिए, डबल ट्रिपल मत कर देना प्लीज। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड होते हैं और चारों क्या होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। चारों के चारों होते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। आयोनिक तो पॉसिबल ही नहीं है और ट्रिपल, क्लोरीन तो कभी बनाएगा नहीं ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में आपको पता है नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसका 2,5 होता है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होते हैं। तो क्या करेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कहाँ है हमारे पास, लास्ट ऑप्शन, दैट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान रखिए इसका। नेक्स्ट है हमारे पास द कंपाउंड विद एम्पिरिकल फॉर्मूला XY2 has vapor density equal to its empirical formula weight, its molecular formula is। तो ध्यान रखिए वेपर डेंसिटी इक्वल टू कितना है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू दिया हुआ है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट या एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी हम इसको कहते हैं। तो दैट इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मैं ऐसे लिख रहा हूं। और मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो पहले हम n की वैल्यू पता करेंगे, तो n की वैल्यू क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है, दैट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो अपॉन क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास की जगह क्या लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी से वेपर डेंसिटी कैंसिल, तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला XY2 दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा, XY2 होल n, एम्पिरिकल फॉर्मूला होल n। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, तो दैट विल बी इक्वल टू XY2 होल n। n की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला XY2 होल n, यानी दैट इज इक्वल टू n की जगह पे 2 रख देंगे, दैट इज X2Y4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
X2Y4, दिस इज योर आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई वन स्टेटमेंट दैट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो इनमें से कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए कौन सा यूज नहीं होता है? तो सबसे पहला है इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर आयंस होने चाहिए। सेकंड है हमारे पास कैथोड इज अ थिन स्ट्रिप ऑफ इम्प्योर कॉपर। तो ये भी सही है, यानी कि आपको ध्यान रखिए यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है, तो ये भी हम आंसर में नहीं लिखेंगे। एनोड डिजॉल्व्स इन द इलेक्ट्रोलाइट, तो आपको ये भी पता है एनोड भी इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ट्रू कौन सी नहीं है? एनोड गेट्स थिकर, क्योंकि एनोड धीरे धीरे डिजॉल्व होता रहेगा तो थिक कैसे होगा, तो थिन होता जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, और वो गलत स्टेटमेंट ही पूछ रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट आपको पूछा जा रहा है रेडिश ब्राउन गैस, तो ध्यान रखिए अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, दैट इज NH4Cl, और इसको किसके साथ ट्रीट करना है हमको, यहाँ पे ट्रीट करना है इसको KOH के साथ। तो ये क्या बना देगा, ये बनाएगा, ध्यान रखिए, ये बनाएगा KCl प्लस H2O वाटर प्लस NH3, यानी कि अमोनिया गैस। तो ध्यान रखिए रेडिश ब्राउन गैस तो नहीं होगी अमोनिया। अ कलरलेस गैस विच टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस ब्लू, एकदम सही है, क्योंकि अमोनिया क्या है, एक बेसिक गैस है, और ये मॉइस्ट रेड को क्या कर देती है, बेसिक गैस है तो बेस क्या करता है, रेड को ब्लू कर देता है। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ग्रीन कलर्ड गैस तो हो नहीं सकती है, और उसी तरीके से यहाँ पे कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो ये भी काम अमोनिया का नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the color of precipitate formed when ferrous ions react with ammonium hydroxide solution। तो आपको ऑलरेडी पता है फेरस आयन यानी कि Fe2 प्लस आयन, तो Fe2 प्लस आयन कैसा कलर देते हैं, डर्टी ग्रीन। कैसा कलर देता है, डर्टी ग्रीन। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दो आयंस होते हैं Fe2 प्लस यानी कि फेरस, और Fe3 प्लस होता है फेरिक। ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो देखिए रेडिश ब्राउन का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ये फेरिक आयन के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है फेरस आयन के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा, डर्टी ग्रीन हो जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पे फेरिक और फेरस में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यूरिंग आयोनाइजेशन मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, दिस चेंज कैन बी कॉल्ड। तो आपको पता है मेटल्स जो हैं, मेटल्स कोई भी मेटल है मान लेते हैं, वो क्या करता है, मेटल आयन फॉर्म करता है, M2 प्लस मान लेते हैं या 1 प्लस कुछ भी मान लो आप, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, और रिडॉक्स में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑक्साइड ऑफ अ मेटल दैट रिएक्ट्स बोथ विद एसिड एंड एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ऑक्साइड, किसी भी मेटल का ऑक्साइड जो एसिड और एल्कली यानी कि एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको पता है जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, तो उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस, एम्फोटेरिक। तो आपको मैंने बताया था 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में, एक तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के बारे में, एक लेड के ऑक्साइड के बारे में, और जिंक के ऑक्साइड के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सा दिया हुआ है हमको, एल्यूमिनियम दिया हुआ है। बाकी मेटल्स के जनरली जो ऑक्साइड्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, और एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, बेरिलियम और भी एलिमेंट्स हैं, बट हमारे पास यही 3 है। तो इनके ऑक्साइड्स जो हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं, तो ये एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रॉपर्टी विच डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियोडिक टेबल। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो लेफ्ट टू राइट क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है पीरियोडिक टेबल के अक्रॉस। तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये गलत है, लेफ्ट टू राइट ये क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट ये भी इंक्रीज होता जाता है। तो क्या हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर ये लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होते जाता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द पीरियड एंड ग्रुप B95 इज। तो यहाँ पे देखिए B दिया हुआ है,
यहाँ पे 9 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो इस पे हमको ध्यान देना है। ये क्या है, इसका ये एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ से, दैट इज 2 3 5 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू 2 3। तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कौन से शेल में आएगा, दैट इज कौन से ग्रुप में आएगा, 13th ग्रुप में। 13th ग्रुप को हम क्या कहते हैं, 13th ग्रुप को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज 3a ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा, 3a। और लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या है, ये 2, तो पीरियड कौन सा होगा, देखिए पीरियड क्या डिसाइड करता है, नंबर ऑफ शेल से पता चलता है, फर्स्ट और सेकंड, तो 2 शेल्स हैं, तो या ऑटोमेटिकली आपको पता चल रहा है 2 शेल्स एंड 3a। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, select the ion that would get selective discharge from the aqueous mixture of the ions listed below। तो आपको क्या पता करना है, वो आयन सेलेक्ट करना है जिसका सेलेक्टिव डिस्चार्ज सबसे इजीली होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज OH माइनस आयन। OH माइनस आयन का क्या होता है, सबसे इजीली हो जाता है डिस्चार्ज, तो दैट इज OH माइनस आयन। और सबसे डिफिकल्ट किसका होता है, सबसे डिफिकल्ट होता है सल्फेट आयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंबाइंस विद। तो हाइड्रोनियम आयन, तो आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल किसके साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है, दैट इज H प्लस आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन। तब जाके क्या पता करता है, क्या फॉर्म करता है, H3O प्लस आयन। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन। अब आप सोचोगे हाइड्रोजन आयन तो कहीं है नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, तो एटम तो होगा नहीं, है ना। हाइड्रोजन आयन को हम और क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन इज सेम एज प्रोटॉन। हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन ही तो होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो कंफ्यूज मत होइए, हाइड्रोजन आयन एंड प्रोटॉन बोथ आर सेम थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कंडीशन दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है अगर आपको निकल के साथ, तो उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट कंडीशन कौन सी है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपके पास है, इलेक्ट्रोलाइट इज मॉल्टन कॉपर सल्फेट। एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कॉपर का नहीं, निकल सल्फेट होता है, निकल का कोई सॉल्ट होना चाहिए। एनोड शुड बी मेड ऑफ इम्प्योर निकल प्लेट, एकदम सही है, क्योंकि एनोड जो है वो निकल का ही होना चाहिए। थर्ड देखिए, अल्टरनेटिंग करंट इज यूज, तो ये भी आपको गलत होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हम अल्टरनेटिंग करंट तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। अल्टरनेटिंग करंट से इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता है, इसमें हम यूज करते हैं डायरेक्ट करंट। और पीरियोडिक रिप्लेसमेंट ऑफ कैथोड इज नीडेड, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि आप कैथोड को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसी के ऊपर तो आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द हाइड्रोक्साइड विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें से एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कौन सॉल्युबल होता है, तो पहला आपके पास लेड हाइड्रोक्साइड, एकदम गलत है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व नहीं होता है, भले ही ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास फेरस हाइड्रोक्साइड, किसी में भी डिसॉल्व नहीं होता है। जिंक हाइड्रोक्साइड इज करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान रखिए, जिंक हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड जो दो सब्सटेंसेस हैं, ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो हमारे पास यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड है नहीं, फेरिक हाइड्रोक्साइड भी नहीं डिसॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। इनमें से इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। कैटायंस माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड, तो ये तो ट्रू है, तो ये हम गलत स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिए। एनायंस डिस्चार्ज एट एनोड, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम इसे भी नहीं ढूंढ रहे हैं। एनायंस गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, तो आपको ऑलरेडी पता है एनायंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे रिड्यूस की बात कर रहा है, यानी कि रिडक्शन की बात कर रहा है, तो हम इसी स्टेटमेंट को ढूंढ रहे थे, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो वही पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो दैट इज द थर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि एनायंस गेट ऑक्सीडाइज्ड। एक्चुअली ट्रुथ क्या है कि एनायंस ऑक्सीडाइज होते हैं, न कि रिड्यूस होते हैं। और लास्ट है कैटायंस गेट रिड्यूस्ड, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो हम इसे भी नहीं ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, H2Y is formula of a compound. What is valency exhibited by Y? तो H stands for hydrogen, तो आपने सिंपली देखा होगा H2Y आपने फॉर्मूला बनाया, तो फॉर्मूला कैसे बनता है कि यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 होगी हाइड्रोजन की, क्योंकि वैलेंसी 1 होती है, तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बना है, H2Y बना है। तो इसका मतलब वैलेंसी क्या होगी उस सब्सटेंस की, 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, the particles which attract one another to form
इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर, तो कौन से पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अगर उनको एक इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करना है। तो बहुत ही सिंपल सा आपके पास एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जैसे कि हमको पता है कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जिनको हम आयनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, इनमें क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तब जाके ये कंपाउंड फॉर्म होते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, आयंस। आयंस एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रखते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रखते हैं और इसीलिए इनको हम आयनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अगेन देखिए हमको यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ढूंढनी है जो कि करेक्ट नहीं है। प्योर वाटर डज नॉट अलाउ अ करंट टू फ्लो थ्रू इट। तो प्योर वाटर जो होता है, इट डज नॉट अलाउ अ करंट टू फ्लो थ्रू इट, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, हम इसे नहीं ढूंढ रहे हैं। द इलेक्ट्रोलाइट ओनली कंडक्ट्स व्हेन इन द मॉल्टन स्टेट। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये केवल मॉल्टन स्टेट में ही कंडक्ट करते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगी? तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हम इसे ही ढूंढ रहे थे। क्यों स्टेटमेंट गलत है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो केवल मॉल्टन स्टेट में ही नहीं कंडक्ट करते हैं बल्कि एक्वस सॉल्यूशन में भी कंडक्ट करते हैं। ध्यान रखिए, एक्वस सॉल्यूशन में भी ये कंडक्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो हम इसी स्टेटमेंट को ढूंढ रहे थे। दिस इज द ऑप्शन दैट वी आर लुकिंग फॉर। बाकी इसके अलावा देख लीजिए, इलेक्ट्रोड्स दैट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट्स आर सेड टू बी एक्टिव। बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स ही रिएक्ट करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स रिएक्ट नहीं करते हैं। और लास्ट है हमारे पास, आयंस मस्ट बी प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट इन ऑर्डर दैट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बिल्कुल सही है, आयंस का होना जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी के तीन स्टेटमेंट सही है। हम गलत स्टेटमेंट ढूंढ रहे थे, तो गलत स्टेटमेंट कौन सी है इनमें से, स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं केवल मॉल्टन स्टेट में नहीं बल्कि एक्वस सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में भी आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, the salt formed by partial replacement of hydrogen ion of an acid by basic radical। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, यहाँ पे H2SO4 है और पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है बेस से। तो NaOH के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं, पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है तो क्या फॉर्म करेगा, NaHSO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये कौन सा सॉल्ट बनाता है, ये बनाता है एसिड सॉल्ट। तो यहाँ पे देखिए, सोडियम सल्फाइड एक एसिड सॉल्ट नहीं है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो एक बेस है, और पोटेशियम सल्फेट भी नहीं है। कौन है, जिंक हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट, जिंक हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या फॉर्मूला होगा इसका, ZnHSO3 होल ट्वाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ है, तो ध्यान रखिए अगर कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता तो जिंक सल्फाइड फॉर्म करता, वो फॉर्म करता है ZnSO3, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन रह गया है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो ये क्या है, एक एसिड सॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अल्कलाई विच डिसोसिएट ओनली पार्शियली इन एक्वस सॉल्यूशन। तो कौन से अल्कलाई पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होने चाहिए, ये वीक बेसिस होने चाहिए, तब जाके ये पार्शियली डिसोसिएट होंगे। तो इनमें से हम चेक करते हैं कि कौन सा एक वीक बेस होगा। तो देखिए, लिथियम हाइड्रोक्साइड, नो इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही है, ये क्या है, ये एक वीक बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द प्रॉपर्टी दैट मैचेस विद एलिमेंट्स ऑफ द हेलोजन फैमिली आर। तो वो प्रॉपर्टी जो हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स के साथ मैच करती है, तो दे आर केमिकली हाईली रिएक्टिव। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वो काफी रिएक्टिव होते हैं। दे आर मेटेलिक इन नेचर, ये एकदम गलत स्टेटमेंट है क्योंकि वो हाईली नॉन मेटेलिक होते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। तीसरी स्टेटमेंट जो है, दे आर मोनो एटोमिक, बिल्कुल नहीं, ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपने देखा होगा F2 Cl2 Br2 या फिर I2, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डायटोमिक, ना कि मोनो एटोमिक। उसके अलावा दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैथोड इज अ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड बिकॉज। तो कैथोड एक रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड है क्योंकि इट हैज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगेन इट डजंट मेक अ सेंस। कैटायंस गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। कैटायंस जो होते हैं वो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इसीलिए कैथोड क्या है, एक रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड है। एनायंस लूज इलेक्ट्रॉन्स टू कैथोड, तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि एनायंस कहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो करते हैं एनोड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 1:1, आइडेंटिफाई द पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो 1:1 है, तो ये कौन सा होगा, C6H6, क्योंकि यहाँ पे 6:6 यानी कि 1:1 हो जाएगा। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है 2:4 यानी कि 1:2 हो रहा है, 6:2 यानी कि 3:1 हो रहा है, एंड यहाँ पे 3:4 हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज C6H6, क्योंकि यहाँ पे रेशियो क्या है, 1:1 का है। नेक्स्ट है हमारे पास, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CH2O, द पॉसिबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी, तो दिख रहा है आपको CH2O यानी कि रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। तो यहाँ पे चेक करते हैं रेशियो क्या है, देखिए यहाँ पे है 3:6:3, यानी कि अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1:2:1, एकदम सही है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप बाकियों को चेक करो, देखिए इसमें रेशियो क्या है, 2:4:1, 4:3:2 एंड 4:6:2, यानी कि आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 2:3:1। तो ये बिल्कुल गलत है, हमको क्या चाहिए, 1:2:1 चाहिए था, वो हमको फर्स्ट ऑप्शन से ही मिल गया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज C3H6O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्जर्व द पीरियोडिक टेबल टू आंसर द क्वेश्चन। तो आपको पीरियोडिक टेबल ऑब्जर्व करनी पड़ेगी अगर आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है। और आपके लिए लिखा है, इन अबव टेबल सम एलिमेंट्स आर मेंशन विद देयर ओन सिंबल्स, कुछ एलिमेंट्स को उनके ही सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड पोजीशन ऑफ द पीरियड टेबल व्हाइल अदर्स आर शोन विद अ लेटर, तो वो किसी भी दूसरे लेटर से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, तो हमको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे देखिए डिफरेंट क्वेश्चंस है। तो ए है हमारे पास, आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो चलिए वापस पीरियड में चलते हैं। तो आपको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, यानी कि सबसे लेफ्ट में होना चाहिए। 18 ग्रुप का नहीं होना चाहिए क्योंकि 18 ग्रुप का कोई लेना देना नहीं होता इससे। तो 17 ग्रुप में होगा कौन, जे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जे। तो क्या आपके पास जे ऑप्शन है, चलिए चेक करते हैं। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनमें से कौन है, इनमें से सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जे। तो चेक करते हैं, तो बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जे, क्योंकि ये सबसे राइट में है। लेफ्ट टू राइट आपको ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती जाती है, वो इंक्रीज होती जाती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज जे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टेबल पे बेस्ड है, तो टेबल आपके सामने है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन क्यू। तो चलिए पहले क्यू को ढूंढते हैं कि क्यू हमारे पास है कहाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 15 ग्रुप में, ग्रुप यहाँ पे देख सकते हैं आप, ग्रुप ये रहा, दैट इज 15 ग्रुप। तो आपको पता है अगर 15 ग्रुप है तो वैलेंस शेल कितने होने चाहिए, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 5। तो करेक्ट ऑप्शन इज 5। आपको बताया था मैंने, 13 में 3 होते हैं, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6 और 17 में 7, और फर्स्ट में 1 और सेकंड में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन ई एंड ओ। ई और ओ दो एलिमेंट्स हैं, इनके बीच एक कंपाउंड फॉर्म होगा। तो पहले ढूंढना पड़ेगा हमको ई कहाँ है, ई ये रहा हमारे पास, और ओ ढूंढना पड़ेगा, ओ ऑक्सीजन ही है, तो ओ ये रहा हमारे पास। तो ई आप देख सकते हो 13 ग्रुप में है, तो ई की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और ओ देखिए ओ कहाँ पे हमारे पास 16 ग्रुप में है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए E2O3, फॉर्मूला क्या हो जाएगा E2O3। तो करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज E2O3। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये हमारे पास द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ए एंड एक्स। तो ए और एक्स नाम के दो एलिमेंट्स हैं। तो देखिए ए कहाँ है हमारे पास फर्स्ट, और एक्स का है हमारे पास 16। तो यहाँ नहीं कि ए है बहुत अच्छा मेटल और लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो एक्स है हमारे पास नॉन मेटल, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है,
आयनिक बॉन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन इज आयनिक बॉन्ड। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।